मित्रों, मैं दशरथ वर्मा अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकादमी पर आप सबका स्वागत करते हैं। आपको पाचन तंत्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला व्याख्या सहित आपको 2 सीरीज उपलब्ध कराई गई। आज हम तीसरी टेस्ट सीरीज लेकर आपके सामने पुनः हाजिर हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि वर्मी फार्म अपेंडिक्स भाग है। वर्मी फार्म अपेंडिक्स भाग है। वर्मी फार्म अपेंडिक्स भाग है। इसमें पहला है ऑप्शन आहार नाल का, दूसरा है तंत्रिका तंत्र का, तीसरा है रुधिर परिसंचरण तंत्र का और चौथा है जनन तंत्र का। आपको पाचन तंत्र वाले संपूर्ण वीडियो में बताया गया कि वर्मी फार्म अपेंडिक्स जो भाग होता है वो आहार नाल का होता है। कैसे होता है, ये पाया कहाँ जाता है? जो हमारी आहार नाल होती है, जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों आपस में मिलती हैं, उसी स्थान पर क्या पाया जाता है? वर्मी फार्म अपेंडिक्स पाया जाता है। और वहीं पर एक क्या होती है? एक पूंछ के समान लटकी हुई संरचना पाई जाती है और उसी संरचना को क्या कहते हैं? वर्मी फार्म अपेंडिक्स कहते हैं। इस प्रकार ये क्या करती है, इसके पहले भी बताया गया कि इसमें जब किसी कारणवश भोजन के कण चले जाते हैं तो इसमें कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और इसमें स्वेलन आ जाती है और स्वेलन आने से इसका आकार बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद ये जो पार्श्व देहगुहा में जो उसके बगल के पार्श्व के जो अंग होते हैं उससे रगड़ने लगते हैं, जिससे असहनीय पीड़ा होती है। तब वो व्यक्ति कहाँ? डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखता है तो अपेंडिक्स क्या होती है? उसका आकार बढ़ गया होता है। तब उसे ऑपरेशन के द्वारा उसे निकाल दिया जाता है और उसे क्या कहा जाता है? अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। अपेंडिसाइटिस कहा जाता है इस रोग को। किसको? वर्मी फार्म अपेंडिक्स में जब सूजन आ जाती है तो उसे कहा जाता है वर्मी फार्म अपेंडिक्स। और ये भाग किसकी होती है? आहार नाल का होता है। आइए दूसरे ऑप्शन पर देखते हैं, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या है? ये भी हमारे शरीर का एक क्या है? तंत्र है। और ये किससे बना होता है तंत्रिका तंत्र? तंत्रिका तंत्र जो होता है तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और ये तंत्रिका कोशिकाएं किससे बनी होती हैं? तंत्रिका कोशिकाओं के भी कई भाग होते हैं, जैसे साइटॉन, एक्सॉन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स। ये सब क्या है? तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। तो ये क्या करता है? हमारे शरीर में सूचनाओं का क्या करता है? संवहन करता है। तीसरा ऑप्शन है रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो क्या है? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ये क्या करता है? हमारे शरीर में क्या करता है? पूरी प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन और रुधिर का क्या करता है? परिसंचरण करता है। आगे पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में। और चौथा ऑप्शन है जनन तंत्र। जनन तंत्र क्या करता है? हमारे शरीर में क्या है? इसके अंतर्गत जनन अंग आते हैं। क्या आते हैं? जनन अंग आते हैं, जिसमें नर जननांग और मादा जननांग। नर जननांग और मादा जननांग। नर जननांग को क्या कहा जाता है? वृषण कहा जाता है। और मादा जननांग को क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। इस प्रकार पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हुआ? वर्मी फार्म अपेंडिक्स भाग किसका है? आहार नाल का। क्योंकि जो छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों आपस में जहां जुड़ती हैं आपस में, वहां पर एक पूंछ के समान संरचना पाई जाती है। वही संरचना क्या कहलाती है? वर्मी फार्म अपेंडिक्स कहलाती है। इस प्रकार वर्मी फार्म अपेंडिक्स भाग किसका है? आहार नाल का। फिर दूसरा क्वेश्चन, लैंगरहैंस की द्वीपकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपकाएं पाई जाती हैं। पहला है अमाशय, दूसरा है आहार नाल, तीसरा है अग्नाशय और चौथा क्या है? यकृत। तो आइए लैंगरहैंस की द्वीपकाएं। तो अमाशय में जो पाई जाती हैं, इसके पहले बताया गया कि अमाशय में क्या पाई? मुख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, गॉबलेट कोशिकाएं पाई जाती हैं, अर्जेंटेफिन कोशिकाएं पाई जाती। तो अमाशय में संरचना नहीं पाई। आइए दूसरे आहार नाल। आहार नाल क्या है? मुख से लेकर मल द्वार तक लंबी एक नलिकाकार संरचना होती है। इसका भाग नहीं है लैंगरहैंस की द्वीपकाएं। तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय। अग्नाशय शरीर की क्या है? मिश्रित ग्रंथ है और पूर्ण पाचक ग्रंथ है। मिश्रित ग्रंथ है और पूर्ण पाचक ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि इसके पहले बताया गया कि अग्नाशय से भोजन के समस्त अवयवों का पाचन करने वाले एंजाइमों का स्राव होता है। इसी कारण अग्नाशय को क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक ग्रंथ कहते हैं। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथ कहते हैं क्योंकि अग्नाशय की भीतरी सतह पर 2 प्रकार की
दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक बहिस्रावी, एक अंतःस्रावी। बहिस्रावी से विकर का स्राव होता है और अंतःस्रावी से हार्मोन का स्राव होता है। तो जो अंतःस्रावी भाग होता है वो क्या है, लैंगरहैंस की द्वीपकाओं से बना होता है। किससे बना होता है? लैंगरहैंस की द्वीपकाओं से बना होता है। और ये लैंगरहैंस की द्वीपकाएं पुनः 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं कहते हैं। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगान हार्मोन का स्राव होता है, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है और डेल्टा या गामा कोशिकाओं से सोमैटोस्टेनिन हार्मोन का स्राव होता है। इस प्रकार लैंगरहैंस की द्वीपकाएं पाई जाती हैं, किसमें? अग्नाशय में पाई जाती हैं। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। और चौथा क्या है? यकृत। यकृत बताया गया इसके पहले। यकृत हमारे शरीर का क्या है? सबसे बड़ा अंग है और सबसे बड़ी ग्रंथ है। सबसे बड़ा अंग है और सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथ है। यकृत क्या है? यकृत का वजन कितना? 1.5 किलोग्राम होता है और सबसे बड़ी ग्रंथ है, इसका वजन क्या है? 1.5 किलोग्राम होता है, इसलिए क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथ है। इससे किसका स्राव होता है? पित्त रस या यकृत रस का स्राव होता है। इसमें क्या पाए जाते हैं? ग्लिसन्स के कैप्सूल पाए जाते हैं, ग्लिसन संपुट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लिसन संपुट का पाए जाते हैं, जिससे किसका स्राव होता है? पित्त रस का स्राव होता है। फिर आइए तीसरे ऑप्शन पर आइए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है। तो आइए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन है? पहला ऑप्शन है अग्नाशय। पहला क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथ कहते हैं, ये नहीं है। दूसरा क्या है? यकृत। दूसरा क्या है? यकृत। अभी बताया गया कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन है? यकृत है। कौन है? यकृत है। इसका उत्तर कौन होगा? यकृत होगा। तीसरा क्या है? पीयूष ग्रंथ। पीयूष ग्रंथ क्या है? हमारे शरीर की में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथ है। कौन ग्रंथ है? अंतःस्रावी ग्रंथ है, जिसका वजन कितना होता है? 5 ग्राम होता है। कितना होता है? 5 ग्राम। चौथा क्या है? थायराइड। थायराइड भी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथ है। थायराइड क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथ है और ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ है। तो इससे थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, जो क्या करता है? हमारे शरीर में सोडियम और फास्फोरस की मात्रा का नियमन एवं नियंत्रण करता है। इस प्रकार तीसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या हुआ? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन है? यकृत है। कौन है? यकृत। आइए चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। इसमें पहला है अवशोषण। क्या है? अवशोषण। अवशोषण किसे कहा जाता है? जब पाचक विकरों द्वारा भोजन के जटिल अवयव सरल घुलनशील अणुओं में टूट जाते हैं, तो टूटने के बाद हमारी छोटी आंत की भीतरी सतह पर क्या पाए जाते हैं? एक कोशिकीय रसांकुर या सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं और इन सूक्ष्मांकुरों के द्वारा क्या है? पाचित भोज पदार्थों का अवशोषण होता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। तो आहार नाल के पेशीगत अवशोषण नहीं है। दूसरा क्या है? पाचन। पाचन क्या है? पाचन एक जटिल प्रक्रिया है जो पाचक विकरों के द्वारा होती है। इस प्रकार अगला है कर्मान कुंचन, अर्थात इसका मतलब हुआ पेशीय संकुचन को मतलब कहा जाता है कि आहार नाल में किस गति के कारण भोजन आगे बढ़ता है या आगे सरकता है। तो उसके पहले बताया गया आपको वीडियो में कि आहार नाल में जो भोजन आगे बढ़ता है, जैसे केंचुए के शरीर में गति होती है, उसी प्रकार की गति हमारे आहार नाल में पाई जाती है, जिसे कहा जाता है कर्मान कुंचन गति। कौन गति कहा जाता है? कर्मान कुंचन गति या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो हमारे आहार नाल में कौन होती है? कौन पेशीय संकुचन होता है? कर्मान कुंचन गति के कारण भोजन आगे सरकता है। क्या है? भोजन आगे सरकता है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि अमाशय में एक और गतियां पाई जाती है, जिसे मंथन गतियां कहते हैं या कर्निंग मूवमेंट कहते हैं, जिसके कारण अमाशय के अंदर भोजन मथा जाता है और मथने के बाद वो लुगदी के समान हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हुआ? कर्मान कुंचन तीसरा हुआ। फिर चौथा ऑप्शन क्या है? परिसंचरण। अभी बताया गया। पर परिसंचरण का मतलब क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो तरल पदार्थों का प्रत्येक कोशिकाओं में संचरण होता है, उसी को क्या कहते हैं? परिसंचरण कहते हैं। और एक किसके द्वारा होता है? हृदय, रुधिर वाहिनियां, शिरा और धमनी कोशिकाओं के द्वारा होता है। इस प्रकार ये ऑप्शन नहीं सही है। क्या है? आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहा जाता है क्या? कर्मान कुंचन कहा जाता है। इसका उत्तर ये है। आइए 5वें क्वेश्चन पर। स्तंभ फर्स्ट के
विटामिन की स्तंभ सेकंड के अपूर्णता रोगों की जोड़ियों का सही सेट कौन सा है? एक तरफ क्या है, विटामिन दिया गया है, एक तरफ क्या है, उससे होने वाले रोग के बारे में दिया गया है। आपको मिलान करना है। आपको विटामिन की वीडियो में बताया गया, संपूर्ण जानकारी दी गई। इसमें पहला क्या है, विटामिन के। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रुधिर का थक्का नहीं बनता, अर्थात रुधिर का स्राव होता रहता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। विटामिन के से शिशुओं में रक्त स्राव, तो विटामिन के का क्या है सही, शिशुओं में रक्त स्राव। फिर दूसरा है डी, विटामिन डी बताया गया। विटामिन डी को क्या कहते हैं? एंटी रिकेट्स का विटामिन कहते हैं। इससे सूखा रोग होता है। क्या होता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। तथा वयस्कों में ओस्टियोमाइलेसिया रोग होता है। तथा वयस्कों में क्या होता है? ओस्टियोमाइलेसिया रोग होता है। तो आइए देखते हैं विटामिन डी क्या कौन है? ऑप्शन सूखा रोग, ये है अंतिम वाला। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। इस प्रकार विटामिन डी का क्या है, सामने क्या आ जाएगा? सूखा रोग। फिर क्या है? विटामिन बी1। विटामिन बी के कई कॉम्प्लेक्स समूह होते हैं, जिसमें विटामिन बी1 है, बी2 है, बी3 है, बी5 है, बी6 है, बी7 है, बी9 है, बी12 है। ये क्या है? विटामिन के क्या है? कई प्रकार है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कई प्रकार है। इसमें विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या आपको बताया गया? थायमीन बताया गया। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। इस प्रकार विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन है? बेरी है। और चौथा है क्या है? विटामिन ए बताया गया। विटामिन ए के बारे में बताया गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। इसे प्रतिसंक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसे कैरोटीन का विटामिन भी कहा जाता है। इसे प्रतिसंक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कैरोटीन का विटामिन कहा जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। कौन होता है? कम प्रकाश में वस्तुएं व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती हैं। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 पर चलिए। विटामिन सी हो सकता है, विटामिन सी हो सकता है, किसमें हो सकता है? सूखा रोग नहीं। सूखा रोग किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण होता है। दूसरा ऑप्शन है एंटीबॉडीज का संश्लेषण, इससे भी एंटीबॉडीज के संश्लेषण से क्या है? विटामिन सी से नहीं हो सकता, क्योंकि एंटीबॉडीज का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा की कोशिकाओं द्वारा। एंटीबॉडीज कहाँ पाए जाते हैं? हमारे प्लाज्मा की कला पर एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? रोगों से सुरक्षा एवं बचाव करते हैं, अर्थात हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है स्कर्वी रोग। तो विटामिन सी से कौन होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन होता है? स्कर्वी रोग होता है। फिर चौथा ऑप्शन है विटामिन डी पेलाग्रा। विटामिन डी या पेलाग्रा। तो पेलाग्रा रोग किसके कारण होता है? विटामिन बी किसके कारण होता है? विटामिन बी3 के कारण क्या होता है? पेलाग्रा रोग होता है। तो इस प्रकार छठे का ऑप्शन क्या हुआ? विटामिन सी हो सकता है किसके से क्या होता है? विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। इस प्रकार छठे क्वेश्चन का आंसर कौन है? स्कर्वी। अब आइए 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य में अक्ल दाढ़ होती है। मनुष्य में अक्ल दाढ़ होती है। आपको दंत विन्यास और दंत सूत्र में आपको बताया गया कि हमारी मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। इनका सूत्र भी बताया गया। अस्थायी दंत सूत्र 2103/2103/2 और अस्थायी में बताया 2123/2123/2। तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 बताई गई और अस्थायी दांतों की संख्या 32 बताई गई। और उसमें होता क्या है कि हमारे मुख गुहा में जो दांत 17 से 22-23 वर्ष की अवस्था के पश्चात निकलते हैं, 17 से 22-23 वर्ष अवस्था के बीच में निकलते हैं, इससे दांतों को क्या कहा जाता है? अक्लदाढ़ या विजडम टीथ कहा जाता है। अक्लदाढ़ या विजडम टीथ कहा जाता है। और ये अंतिम दांत होते हैं। तो अंतिम जो 3 दांत होते हैं प्रत्येक जबड़े में दोनों तरफ, वो क्या होते हैं? चर्वणक होते हैं। इस प्रकार जो अक्लदाढ़ दांत होता है वो क्या होता है? ना तो प्रथम अग्रचर्वणक होता है, ना तो कृंतक होता है, ना तो रदनक होता है, और होता क्या है? वो अंतिम चर्वणक होता है। कौन होता है? अंतिम चर्वणक। चर्वणक माने 4 दांतों को, अंतिम 4 दांतों को ही अक्लदाढ़ के दांत कहा जाता है। आइए
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि यदि त्वचा के घाव नहीं भर रहे हैं तो भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? यदि त्वचा के घाव नहीं भर रहे हैं तो भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? पहला क्वेश्चन है कैल्शियम, दूसरा है कैल्शियम तथा फल, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है हरी सब्जियां। चौथा क्या है? तो कैल्शियम क्या करता है हमारे शरीर में? अस्थियों और दांतों का वृद्धि एवं विकास करता है। फिर है कैल्शियम तथा फल, कैल्शियम तथा फल, फिर कैल्शियम इसमें तथा फल है। ये क्या है? ये भी अस्थियों का वृद्धि एवं विकास करता है। फिर अगला है विटामिन सी। तीसरा ऑप्शन क्या है? विटामिन सी। हम जानते हैं यदि त्वचा के घाव नहीं भरते हैं तो उसमें क्या है? विटामिन सी की हमें लेने की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन, क्योंकि विटामिन सी किस में पाया जाता है? सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो जब विटामिन सी क्या करता है हमारे शरीर में? क्या है? घाव को जल्दी से भरने में सहायता करता है। इस प्रकार हमें विटामिन सी लेना चाहिए। इसका ऑप्शन कौन होगा सही? विटामिन सी। और चौथा क्या है? हरी सब्जियां। हरी सब्जियों से हमें क्या मिलते हैं? खनिज लवण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लोहा है, और क्या है? लोहा है, मैग्नीज है, ये क्या है? सल्फर है, ये क्या है? सोडियम है, फास्फोरस है, ये सब्जियों से हमें मिलते हैं। तो घाव के भरने के लिए कौन है? विटामिन सी। हमें क्या लेना चाहिए भोजन में? विटामिन सी। अगर विटामिन सी की मात्रा हम लेंगे तो घाव जल्दी भर जाएगी। आइए 9वें क्वेश्चन पर। एक शराबी व्यक्ति में किसकी कमी हो जाती है? पहला क्या है? विटामिन के, दूसरा ऑप्शन है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन ई और चौथा विटामिन सी। अब देखिए इसमें जो 3 विटामिन है, विटामिन ई, डी और के, ये तीनों विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है, और वसा में घुलनशील होने के कारण इन विटामिनों का हमारे शरीर की कोशिकाओं में संचय होता है। और जो चौथा विटामिन है विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो जो शराबी व्यक्ति है वो शराब पिएगा, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में पिएगा तो मूत्र विसर्जन अधिक मात्रा में करेगा। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होगा वो जल में घुलनशील विटामिन क्या है? अवशोषण के द्वारा वो क्या आ जाएगा? रक्त में विलीन हो जाएगा। और रक्त क्या है? रक्त का क्या छानने का कार्य कौन करता है? वृक्क करता है। तो वृक्क के द्वारा विटामिन सी क्या है? मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार एक शराबी व्यक्ति में किसकी कमी हो जाएगी? विटामिन सी की कमी हो जाएगी। इसका उत्तर कौन मिलेगा? विटामिन सी। 10वां क्वेश्चन है समुद्री जहाज पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को ताजे फल, सब्जियां, संतरे आदि नहीं मिल पाते हैं तो इनमें कौन सा रोग हो सकता है? समुद्री जहाज पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को ताजे फल, सब्जियां, संतरे आदि नहीं मिल पाते हैं तो इनमें कौन सा रोग हो जाता है? देखिए यहाँ पर संतरा अभी बताया गया पिछले क्वेश्चन में कि विटामिन सी का स्रोत क्या है? आंवला है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है। तो इसमें क्या है? और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। किलोसिस, किलोसिस जो होता है विटामिन B3 की कमी से होता है। किलोसिस किसके? ग्लोसाइटिस और किलोसिस जो रोग होता है विटामिन B3 की कमी से कौन होता है? किलोसिस। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया जो होता है विटामिन B6, B12 और विटामिन B11 या फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। अर्थात हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। तो ये किसके कारण होता है एनीमिया? विटामिन B6, B12 और B11 या उसी को फोलिक अम्ल कहा जाते हैं। इन विटामिनों की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। फिर अगला है स्कर्वी रोग, अभी बताया गया। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का स्रोत होता है क्या? आंवला होता है, नींबू होता है, संतरा होता है, मौसमी होता है, सभी खट्टेदार फल होते हैं। इस प्रकार यदि उस व्यक्ति को समुद्री जहाज पर यात्रा करने वाले व्यक्ति को यदि संतरा नहीं मिलेगा तो उसे कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी रोग हो जाएगा। इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या है? उत्तर क्या मिला? स्कर्वी रोग। आइए अब देखते हैं चौथे ऑप्शन, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस, जो डर्मेटाइटिस जो रोग होता है ये किसके कारण होता है? विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब ये डर्मिस से है, त्वचा से संबंधित रोग होता है। त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B5 की कमी से होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन मिल गया कि समुद्री जहाज पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को ताजे फल,
सब्जियां संतरे आदि नहीं मिल पाते हैं तो उसके शरीर में कौन सा विटामिन सी की कमी हो जाएगी, और विटामिन सी से होने वाला रोग कौन है, स्कर्वी रोग है। तो मित्रों, आज की वीडियो में ये प्रश्नों की ये श्रृंखला ये अंतिम है। इसके आगे आपको अगले वीडियो में आपको पुनः हम लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।